हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी लोग। कैसे हैं आप सभी लोग। अपने घर पे रहिए, सुरक्षित रहिएगा। कोई अर्जेंट होगा तभी आप घर के बाहर रहिएगा, अन्यथा आप अपने घर पर रहकर आराम से तैयारी कीजिएगा। आप लोगों के अभी तक सिर्फ अप्रैल और मई मई के बाद ही आप लोगों की कोई डेट आएगी, इसलिए आप लोगों के पास अभी कभी काफ़ी समय है। 1-2 महीना आपके पास आराम से है तैयारी करने के लिए, ठीक है। इसलिए बाहर मत कम जाइएगा। अभी कोई ना तो कोई एग्ज़ाम है, ना ही आप लोगों के कोई कॉलेज स्कूल्स वगैरह, ये सब कुछ खुले हुए हैं, सब कुछ बंद है, कोचिंग सेंटर लाइब्रेरी सब कुछ। तो इसलिए आप अपने घर पर रहकर आराम से पढ़िएगा। जो भी आप लोगों का एग्ज़ाम है उससे संबंधित जितना भी आप लोगों ने किया है उसका रिवाइज़ कर लीजिएगा सारा। जो भी आपके पास है, यहाँ पे आप लोगों के सारे सब्जेक्ट भी कराए जा रहे हैं, उनको भी कीजिएगा। साथ में जब ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद आपको सिर्फ एमसीक्यू क्वेश्चन भी दिए जाएंगे, जिससे रिलेटेड है ये सारी चीज़ें। आपको जूनियर से संबंधित भी और यूपीएसआई इनसे संबंधित आप लोगों को सारे क्वेश्चन यहाँ से मिलेंगे, ठीक है। और जो लोग चैनल से अभी जुड़े हैं वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा ऑल पे। और साथ में आप लोग लाइक ज़रूर कीजिएगा और जितना हो सके उसको शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग की हिस्ट्री यहाँ पे स्टार्ट कर रखी है, आधुनिक भारत स्टार्ट है यहाँ पे। ये हम लोगों ने कल पढ़ाया था, मीर कासिम यहाँ से पढ़ाया था कि उसके बीच में बक्सर का युद्ध हुआ था, प्लासी का युद्ध हुआ था। ये सारी चीज़ें आप लोग को कंप्लीट करा दी गई है। बीच बीच में आपके ऐसे ही टॉपिक्स है, क्योंकि आधुनिक भारत है, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे टॉपिक्स आपको मिलेंगे जिनसे 1 या 2 क्वेश्चन आराम से पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे अब हाँ, आज का हमारा टॉपिक क्या है, ठीक है। आज का हमारा टॉपिक है भू राजस्व। और जिन लोगों ने पहले हिस्ट्री पढ़ रखी है उन लोगों को यहाँ पे रिवीजन भी हो जाएगा, इसलिए अपने आराम से पढ़िएगा, तैयारी अच्छी हो जाएगी। फिर भू राजस्व में क्या होता है, इसमें आपकी कुछ ऐसी व्यवस्था थी भू राजस्व यानी कृषि से संबंधित, जैसे महालवाड़ी, स्थायी बंदोबस्त, इस तरीके से आपके यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था स्टार्ट की गई थी कृषि से संबंधित। तो इसलिए आप लोगों को 4 ऐसी व्यवस्था है जिनके बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। जैसे सबसे पहले अगर हम बात करेंगे आपसे स्थायी बंदोबस्त, ये एक ऐसी बंदोबस्ती है भू राजस्व व्यवस्था के लिए, इसमें काफ़ी प्रयास भी किए गए थे। इस तरीके से नई नई व्यवस्थाएं आई थी। यहाँ पे गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कॉर्नवालिस, उनके समय पे ही ये की गई थी। अब उसका नाम भी आप पढ़िएगा कि इसका नाम क्या था, कॉर्नवालिस। आपसे क्योंकि ये पूछ लेगा, मैच ऑफ द में ज़्यादातर मिलान में इन चीज़ों को पूछता है कि स्थायी बंदोबस्त, महलबाड़ी, ये सारी चीज़ किसके शासनकाल में आई थी। अगर आपसे पूछ रहा है स्थायी बंदोबस्त, तो उस समय यहाँ पे लॉर्ड कॉर्नवालिस था जो स्थायी बंदोबस्त की जिसने व्याख्या की थी। उसके बाद इसे ही इस्तेमारी भी कहते हैं, इसे स्थायी बंदोबस्त भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम इन्होंने क्या रखा था, इस्तमरारी। ये इनका दूसरा, इस व्यवस्था का दूसरा नाम है, ठीक है। अब इसमें क्या हुआ था कि जो इन्होंने स्थायी बंदोबस्त निर्धारण की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने, इसमें क्या होता है, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जो जॉन सोर थे आपके, उसके बाद जॉन सोर आते हैं, जेम्स ग्रांट आते हैं, इनकी सेवाएं ली थी यहाँ पे। इनके द्वारा ही इस चीज़ को डिफाइन किया गया था। दोनों ने के बीच में क्या हुआ, मतभेद हो गया, यानी कि जॉन सोर के बीच में और जेम्स ग्रांट के बीच में, क्योंकि जेम्स ग्रांट कुछ और चाहता था और जॉन सोर कुछ और चाहता था। दोनों ने अलग अलग तरीके से बताया। किसी ने कहा कि एक सिर्फ किसानों को इसमें महत्ता देनी चाहिए, एक ने कहा नहीं इसमें ज़मींदारी भी होनी चाहिए। अब यहाँ पे जब जॉन सोर की बात करें तो जॉन सोर ने ज़मींदारों से समझौता करने के पक्ष में कहा था कि उनके साथ ज़मींदारों के साथ समझौता करना है। साथ में आपके जो जेम्स ग्रांट थे उन्होंने कहा नहीं, किसानों के साथ समझौता करने से है। तो इसके लिए फिर इन्होंने क्या करा, इस चीज़ के लिए सरकार ने ज़मींदारों से ही समझौता किया था। किसकी चीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस माना, जॉन सोर की। जेम्स ग्रांट ने क्या कहा था कि किसानों के साथ समझौता करना। लेकिन इस प्रथा से अगर बात की जाए, इस प्रथा से क्या हुआ कि ज़मींदारों को बढ़ावा भी मिलता चला गया। यहाँ क्या हुआ कि इस व्यवस्था से जमींदारों को बढ़ावा मिलता गया। जैसे इस चीज़ में आप पहले सुनिए, इस चीज़ में क्या किया गया था कि जो एक व्यवस्था थी, इसमें क्या किया कि जमींदारों को लगान वसूलने का अधिकार दे दिया गया।
इसीलिए यहाँ पे ज़मींदारों को ज़्यादा बढ़ावा मिला। ये क्या करते थे कि उन्हें भूमि का स्वामी बना दिया गया। पहले क्या किया कि ज़मींदारों से ज़मींदार क्या करते थे, किसानों से, किसान जो खेती करते थे उनसे वसूलते थे, और एक तरीके से वो क्या थे कि भूमि के स्वामी वही माने गए। उसके बाद इन्हें क्या कर दिया कि 1790 ईस्वी में 10 वर्षीय व्यवस्था शुरू कर दी गई। फिर उसके बाद 1793 ईस्वी में यह व्यवस्था स्थायी बंदोबस्त में परिवर्तित कर दी गई। पहले ये चीज़ क्या थी कि ये चीज़ 10 वर्ष के लिए यहाँ से एक चीज़ स्टार्ट की गई थी कृषि से संबंधित। 1793 ईस्वी में इसी को ही 10 वर्ष के लिए आगे स्थायी व्यवस्था में क्या कर दिया, परिवर्तित कर दिया। पहले आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। सबसे पहले यहाँ क्या हुआ, अगर माना गया कि स्थायी बंदोबस्त में भूमि का या किसी का कृषि का क्या था, भूमि का स्वामी किसे माना गया था। अगर यहाँ पे इसकी बात करें कि भूमि का स्वामी किसे माना गया, भूमि का स्वामी किसे कहा गया था, जमींदार को। क्योंकि यही क्या थे कि एक जमींदार थे जो क्या करते थे, आपसे लगान वसूलते थे, और यही यहाँ पे इन्हीं इसीलिए यहाँ पे इनको बढ़ावा मिलता चला गया। और इस व्यवस्था को 1793 ईस्वी में इसे स्थायी व्यवस्था कहा गया। उस समय यहाँ पे गवर्नर कौन थे, आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। इस व्यवस्था में क्या कर दिया कि जो लगान की दरें थी और जमींदार के अधिकार तय कर दिए गए जो बदले नहीं जा सकते थे। इन्होंने क्या कर दिया कि जमींदारों का भी लगान मतलब जितना उन्हें चाहिएगा या जितना आप हमें दोगे वो सारी चीज़ फिक्स कर दी कि जमींदारों का इतना हिस्सा होगा और हमारा यानी कि जो हमारा शासक है, कंपनी है, उनका इतना हिस्सा होगा। लेकिन यहाँ पे तो वो कंपनियों का हिस्सा भी देते थे, अपना हिस्सा भी लेते थे, उसके साथ में उससे ज़्यादा भी वसूलते थे कि इस बार कंपनियों ने बढ़ा दिया। अब कंपनियों को क्या पता है कि किसानों को क्या पता कि कंपनियों ने बढ़ाया नहीं बढ़ाया, ये सारी चीज़ तो ज़मींदारों के हाथ में थी। अब ज़मींदार उनसे डबल भी वसूलते थे, कुछ भी कर सकते थे, तो यहाँ पे उनको ज़्यादा फ़ायदा मिला और इस चीज़ को ज़्यादा बढ़ावा मिलता चला गया ज़मींदारों को। अब उसके साथ यहाँ इन्होंने क्या करा, इस व्यवस्था के अंतर्गत जमींदारों को राजस्व का 11वां भाग अपने पास रखने का अधिकार दे दिया, और जितना ही हिस्सा बच गया वो सारा किसका था, ब्रिटिश सरकार का था। ठीक है। अब यहाँ अगर बात करेगा कि जमींदारों को 11वां भाग और ब्रिटिश कंपनियों को जितना बच गया, ब्रिटिश कंपनियों को सारा भाग यहाँ पे दिया जाता था। यानी कि यहाँ पे अगर आपसे कोई चीज़ पूछे कि 11 चीज़ें और उसमें से 10 चीज़ें सरकारी को दी जाती थी, ब्रिटिश कंपनी को देते थे, और एक हिस्सा उसका ये हो गया। यानी कि यहाँ पे कहा गया कि जो राजस्व होगा, जितना भी प्राप्त होगा, उसका 11वां भाग जमींदारों को दिया जाएगा, और जितना भी होगा वो सारा का सारा ब्रिटिश सरकार को दे दिया जाएगा। अब आपसे पूछिए कि ऐसा कौन सा रेगुलेशन एक्ट था जिसके तहत इस प्रावधान को जोड़ दिया गया। यहाँ पे 1793 ईस्वी में स्थायी व्यवस्था को जोड़ दिया गया था। कौन से, आपके 14, यानी कि XIV इस तरीके से मिलते हैं आपको। ऐसे अंकों में नहीं मिलेगा कि 1 2 3 इस तरीके से नहीं मिलेगा कि 11 12 13 इस तरीके से आपको नहीं मिलेगा। ये आपको इसी तरीके से मिलेगा कि वो रेगुलेशन एक्ट कौन सा था। यहाँ पे रेगुलेशन एक्ट बनाया गया था, कौन सा, आपका 14वां। इसी के तहत इस चीज़ को यहाँ पे जोड़ दिया गया था इन लोगों ने कि ये एक भू राजस्व व्यवस्था है, स्थायी बंदोबस्त है, और इसके लिए यहाँ पे कॉर्नवालिस के द्वारा यहाँ पे जोड़ा गया था। 2 व्यक्ति थे इसमें, जॉन सॉर और जेम्स ग्रांट। इस चीज़ को बढ़ावा दिया गया यहाँ पे, किसको, जमींदारों को बढ़ावा मिला। उनका क्या हुआ, जितना भू राजस्व होगा उसका 11वां हिस्सा जमींदारों को होगा, और जितना बचेगा वो सारा ब्रिटिश सरकार के हाथ हो जाएगा। और ये 1793 ईस्वी में 14वें रेगुलेशन एक्ट के तहत इसके प्रावधान को जोड़ दिया गया था। इसमें यह भी था कि जो जमींदार थी सरकार को लगान का उचित भुगतान नहीं करेंगे तो उसकी संपत्ति को क्या कर लेंगे, जब्त कर लेंगे। अब यहाँ पे जब कोई किसान पूरा लगान वसूल नहीं करता था, नहीं देता था पूरा लगान, तो उसकी ज़मींदार उसकी भूमि को भी वसूलते थे, यानी कि उसकी भूमि को भी जब्त कर लेते थे। इसीलिए यहाँ पे ज़मींदारों को ज़्यादा बढ़ावा मिल गया। फिर उसके बाद इसी नियम को एक नाम से और जाना जाता है, उसका नाम क्या था, सूर्य अस्त कानून।
आपको ये चीज़ ज़्यादा मिलेगी, क्योंकि एग्ज़ाम क्या हो रहे हैं, टफ़ हो रहे हैं, वो छोटे छोटे ऐसी चीज़ों को निकाल रहे हैं। आपसे स्थायी बंदोबस्त या इस्तेमरारी के बारे में ना पूछते हुए आपसे ये पूछ सकते हैं कि ऐसा कौन सा नियम था, ऐसा कौन सा कानून बना जिसे सूर्यास्त कानून के नाम से जाना जाता है। उसकी एज पूछ सकते हैं, उसमें गवर्नर जनरल पूछ सकते हैं, जमीन किसका हक है, भूमि पर किसका हक है, ये सारी चीज़ आपसे पूछ सकते हैं। इस नियम को इन्होंने ही बनाया था और इसे सूर्यास्त कानून कहा जाता था। क्यों कहते थे? इसलिए कहते थे क्योंकि यदि लगान जो वहाँ पे आप लोगों से राजस्व भू राजस्व वसूला जाता था, उसे क्या हुआ, उसे चुकता करने की अंतिम तिथि आ गई और एक ज़मींदार सरकार को पूरा लगान नहीं देती थी, तो उसके विरुद्ध कार्रवाई कर दी जाती थी। कि आज क्या हुआ, जैसे आज किसी किसान को अपना क्या देना था, उसे कर देना था ज़मींदारों को। ज़मींदार उसके पास जाते हैं कि आज आपका लास्ट डे है, यानी कि आज आपको ये टैक्स देना है, और वो भी सूर्य अस्त से पहले। सूर्य अस्त के बाद नहीं दे सकते थे, क्योंकि फिर उसकी जब जो संपत्ति थी उसको जब्त कर लिया जाता था। इस नियम के तहत इन्होंने क्या किया, इस नियम के तहत इन्होंने कहा कि यदि जो चुका लगाना था उसे जो नहीं दिया, जमींदार सरकार को नहीं देते थे, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई होती थी। नहीं कर सकते थे तो भूमि को जब्त कर लेते थे। तो इस तरीके से यहाँ ये कानून बनाया गया। अब इस चीज़ को देखिए कि ये कानून था कहाँ पे। ये कानून बना था आपका बंगाल, उड़ीसा, यूपी, बनारस आदि ऐसे उसमें मिलता है ये, कर्नाटक आदि में थी। अब यहाँ से पूछेगा कि इसके अंतर्गत ब्रिटिश साम्राज्य की कितनी भूमि आती थी, कि यहाँ पे कितनी आती थी, 19%। अब आपसे इस भू राजस्व प्रणाली से, इस कानून से और अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता। जितने पॉसिबल आपसे आज तक क्वेश्चन आए हैं वो सारे के सारे इस छोटे से पेज पर है। तो इसीलिए आप लोग से कहा जाता है कि आप इस वीडियो को ज़रूर पढ़िएगा, लाइक शेयर ज़्यादा कीजिएगा और जितना हो सके उतना सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है। अब आप एक बार फिर पढ़िए कि इस भू राजस्व व्यवस्था से किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपसे पूछेगा इसका दूसरा नाम क्या था, किसके काल में हुआ था, किसको बढ़ावा मिला, भूमि का स्वामी कौन था, लगान वसूलने का काम किसका था, इन्हीं का ही था। उसके साथ आपसे पूछेगी कि जमींदारों को कितना हिस्सा दिया जाता था, तो उसका 11वां हिस्सा देते थे। साथ में आपसे पूछेगा स्थायी बंदोबस्त किसके रेगुलेशन एक्ट के तहत इसको प्राप्त प्रावधान माना गया था। इस कानून को दूसरे कानून के नाम से क्या कहते हैं, या फिर इसका दूसरा नाम क्या है। उसके बाद ये किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा था और कितना परसेंट इस पर अंग्रेज़ों की भूमि आती थी। इसके अलावा आपके पास में कोई और क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है। अब हम दूसरी बात करते हैं आपसे रैयत बाड़ी बंदोबस्त की। ठीक है। अब हम बात करते हैं दूसरी व्यवस्था, उसका नाम क्या है, रैयतवाड़ी व्यवस्था। रैयतवाड़ी व्यवस्था। अब ये कैसी व्यवस्था थी, ये एक ऐसी व्यवस्था थी, यहाँ पे ब्रिटिश सरकार के द्वारा लागू की गई ये दूसरी भू राजस्व नीति थी, पद्धति थी, जिसका नाम क्या था, रैयतवाड़ी। अब ये पूछेगा कि इसके जनक कौन थे, किसने बनाई थी, उसका नाम था टॉमस मुनरो। ठीक है। इसका नाम था टॉमस मुनरो। अब आपसे पूछेगा कि सबसे पहले यह व्यवस्था प्रथम 1792 ईस्वी में आप लोगों के कर्नल लीड ने लागू की थी। अगर ये पूछा गया कि सबसे पहले इसे लागू किसने किया था, लागू किया था 1792 ईस्वी में, किसने, कर्नल रीड ने इसे लागू किया था। लेकिन क्या हुआ, इस चीज़ को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। फिर उसके बाद इन्होंने क्या करा, 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो, 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो ने मद्रास में कुछ परिवर्तन कर किया, इस चीज़ में, इस व्यवस्था में कुछ परिवर्तन किया और फिर इस पद्धति को लागू कर दिया। कब, 1820 में। आपसे यूपी पीसीएस में यही क्वेश्चन पूछा गया था कि मद्रास के समय जब रैयतवाड़ी व्यवस्था लागू की गई थी, मद्रास में
किसका शासन था या किसका यहाँ पे काल चल रहा था, यानी कि किसके द्वारा इस चीज़ को लागू किया गया था। आपसे क्वेश्चन पूछा गया था टॉमस मुनरो के बारे में। वहाँ पे आपसे सीधे भी पूछ सकता है कि रैयतवाड़ी व्यवस्था का जनक कौन था, टॉमस मुनरो। इसे पहले लागू किया था कर्नल लीन ने किया था, लेकिन इसमें कुछ परिवर्तन करके 1820 ईस्वी में टॉमस मुनरो ने मद्रास में इस चीज़ व्यवस्था को अपना लिया था। अब इसमें क्या किया था इसने इसने इस व्यवस्था के अंतर्गत किया कि पहले भूमि वाले किसानों को भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया था। जिसके पास यहाँ पे भूमि है उसी को ही किसान लागू कर किसान यानी उसको भूमि का स्वामी स्वीकार कर लिया गया। फिर उसके बाद क्या किया कि जो भू राजस्व देने का उत्तरदायित्व भी उसे ही सौंप दिया। आपने इससे पहले इस मतारी या स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था पढ़ी। उसमें क्या था कि जितना भी आपसे कर वसूलने का अधिकार था किसका था, जमींदारों का। और जो भूमि का स्वामी था जमींदार, किस चीज़ को बढ़ावा मिला, जमींदारी प्रथा को। अब वो जमींदार उनसे कितना वसूलते हैं ये कि ना तो ब्रिटिश कंपनी को पता था, नहीं उन्हें वो कभी कम कर देते थे कभी ज़्यादा कर देते थे, कभी कुछ कर देते थे कभी कुछ कर दे, किसी से भूमि जब्त कर ली किसी से कुछ जब्त कर लिया, इस तरीके से कार्य करते थे। साथ में यहाँ पे टॉमस मुनरो के द्वारा इस चीज़ में क्या परिवर्तन कर दिया कि जो भूमि का भू राजस्व वसूलना था, जो भू राजस्व था वो किसान देंगे। साथ में जो भूमि का स्वामी होगा वो कौन होगा, वो खुद एक किसान होगा। यानी कि इसमें जो बिचौलवे की प्रथा थी आपकी जमींदार, वो यहाँ पे इस चीज़ को हटा दिया गया था, क्योंकि उसके द्वारा उनको बढ़ावा मिल रहा था और किसानों का शोषण हो रहा था। उस शोषण को रोकने के लिए ही टॉमस मुनरो ने इस चीज़ में परिवर्तन किया और यहाँ भूमि का स्वामी किसको बना दिया, किसानों को बना दिया। अब ये व्यवस्था पूछेगा कि ये व्यवस्था कहाँ लागू की गई थी, मद्रास, बम्बई, बंगाल, असम, इनमें ये व्यवस्था क्या की गई थी, लागू की गई थी। और फिर इसे 1858 के बाद 1858 के बाद यानी कि आपके संपूर्ण भारत में इसे ही लागू किया गया था। क्यों, क्योंकि एक ऐसी व्यवस्था थी जिसमें ना तो बिचौलिए थे और ना ही किसानों को ये पता, ना ही किसानों का क्या होता शोषण हो रहा था, ना ही जमींदारों को किसी और अन्य व्यक्तियों को बढ़ावा मिल रहा था। यहाँ पे सीधे कौन थे, किसान थे, किसान ही वसूलते, किसान ही अपना जो कर होता था जितना उनका होता था वो सारा देते थे। इस तरीके से किसानों का शोषण नहीं होता था। अब ब्रिटिश भूमि के अंतर्गत यहाँ पे कितनी आती थी, 51% आती थी। 51% भूमि यहाँ पे किसानों ब्रिटिश भारत की आती थी, ब्रिटिश कंपनी के इसमें। इससे ज़्यादा और कोई इस चीज़ के बारे में क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ यही है रैयतवाड़ी के बारे में। फिर उसके बाद आपकी आएगी नेक्स्ट, थर्ड थी आपकी महालवाड़ी व्यवस्था। अब इस व्यवस्था के बारे में पहले सुनिए कि महालवाड़ी क्या है। महाल का मतलब क्या, बहुत बड़ा महाल, एक संघ। इसमें क्या था कि इस व्यवस्था के अंतर्गत ना तो जमींदार, ना कृषक यानी कि किसान, ना तो इस व्यवस्था में कोई बिचौलवा, ना तो यहाँ पे कोई जमींदार थे, ना ही साथ में यहाँ पे आपके कोई किसान थे। इन्होंने क्या किया कि ग्राम को ही बना दिया, यानी कि इन्होंने क्या करा, एक ग्राम या फिर आपका एक महाल को राजस्व का इकाई बना दिया। यानी कि जो भी टैक्स देगा वो पूरा एक महाल या ग्राम देगा। इसका पूरा का पूरा उत्तरदायित्व, यानी कि इसे क्या कहा गया, इसे कहा गया था आपका सामूहिक उत्तरदायित्व। इन्होंने क्या कर दिया कि ये जो वसूलने की जो प्रथा होगी मालवाड़ी में वो एक सामूहिक रूप से होगी। अब उसे क्या कह सकते हैं कि इस व्यवस्था को कानून कब दिया गया, 1822 ईस्वी में रेगुलेशन 7, रेगुलेशन 7 के तहत, यहाँ पे 6, 7, इसके तहत इसको मान्यता दी गई थी। इसमें फिर क्या हुआ, यह क्या रखी गई, इस व्यवस्था को यूपी में, मध्य प्रांत में, पंजाब में, यहाँ सिर्फ इम्पोर्टेंट यही है, इस व्यवस्था को पंजाब में, मध्य प्रांत में, यूपी में लागू की गई थी। और ब्रिटिश भारत की कितने परसेंट भूमि थी यहाँ पे, 30%।
सबसे पहली वाली में कितनी थी? 19%। दूसरी वाली रैयतवाड़ी थी, किसानों को यहाँ पे भूमि वसूलने का स्वामी उसी को दे दिया गया, वहाँ थी 51%। और यहाँ पे पूरा महाल को दर्जा दिया गया था, यहाँ थी आपकी 30% भूमि। और ये व्यवस्था आपकी यहीं लागू की गई थी, यूपी, मध्य प्रांत, पंजाब में। इसमें क्या था कि उपयुक्त जितने भी आप लोगों की व्यवस्था हुई, इसके अलावा विलियम बेंटिंग ने भी इसमें कुछ सुधार किए थे। किसने? विलियम बेंटिंग ने। उन्होंने क्या करा कि उत्तरी भारत में मार्टिन बर्ड ने भी कुछ परिवर्तन किए, विलियम बेंटिंग ने परिवर्तन किए। इसीलिए इन्हें भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक भी माना जाता है उत्तरी भारत का। किसको? मार्टिन बर्ड को। लिखिए आप यहाँ पे, उत्तरी भारत में भूमि व्यवस्था का प्रवर्तक मार्टिन बर्ड को माना जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे आपके कुछ परिवर्तन भी मिलेंगे। इसमें क्या कर दिया, भूमि का सर्वेक्षण करेंगे, कौन सी भूमि बंजर है, कौन सी भूमि आपकी उपजाऊ है, इस भूमि में किस तरीके से फसल को अलग अलग करके बो सकते हैं ताकि इसकी उर्वरा क्षमता को बढ़ाया जा सके, इस तरीके से मिलते हैं। साथ में इस पद्धति के लिए कि जिन्हें बंजर है सर्वेक्षण करेंगे, होल्ट मैकेंजी भी थे। भारत में जो आपके मार्टिन बर्ड थे, जेम्स थॉमसन थे, इन्हें व्यवहारिक स्वरूप प्रदान किए। यानी कि ये क्या करते थे, प्रैक्टिकल जाकर उस चीज़ का सर्वेक्षण भी करते थे कि ये मिट्टी बंजर है, इस मिट्टी में ये हो सकता है, इस मिट्टी में इतनी ज़्यादा उर्वरा क्षमता है या फिर कम हो रही है या बढ़ावा देना चाहिए, ये सारे काम करते थे यहाँ पे। ठीक है, और पहली बार यहाँ पे इन्होंने ही क्या करा था, मानचित्रों का भी प्रयोग किया था। फिर उसके बाद आपका एक और टॉपिक्स आएगा, छोटा सा टॉपिक है, ज़्यादा बड़ा नहीं है, धन की निकासी। ये क्या है? इससे भी एक बार क्वेश्चन पूछे गए हैं, धन की निकासी। इसका मतलब क्या था कि जो ब्रिटिश शासन था, भारत पर सबसे गहरा आर्थिक प्रभाव भारत से धन निष्कासन के रूप में था। अब ये धन निष्कासन क्या होता है? इसे कहा जाता है कि जो भारत से राजस्व है, कच्चा माल है, अन्य तरीकों से इंग्लैंड में धन, अन्य जितने भी तरीके से इंग्लैंड में धन संपत्ति का जाना था और बदले में भारत को कुछ भी नहीं मिलना था। इन्होंने क्या किया कि जो भारत से धन निष्कासन का अर्थ पूछा गया था, इसे ध्यान से सुनिएगा। पहले तो धन निष्कासन क्या होता है? इन्होंने कहा कि जो भारत है, भारत से क्या गया, राजस्व गया, कच्चा माल गया, या फिर किसी और तरीके से, अन्य तरीके से इंग्लैंड में क्या गया, धन चला गया। किसका? भारत का। और भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। इसे कहा जाता है धन निष्कासन, धन की निकासी, धन का निष्कासन। और इस सिद्धांत को सबसे पहले किसने दिया? इस सिद्धांत को सबसे पहले दिया था दादा भाई नौरोजी ने। इस सिद्धांत को सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने दिया था। अपनी एक पुस्तक थी, उस पुस्तक का नाम क्या था? इसकी एक बुक थी, बुक का नाम था पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ये बुक बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये बुक किसकी है? दादा भाई नौरोजी की है। और उसी ने ही बताया था कि धन निष्कासन है या धन की निकासी है, कि भारत से जो पैसा है वो लेके जा रहा है लेकिन भारत को इसके बदले कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा है। ठीक है, ये क्या था, ये इन्होंने कहा कि उन्होंने बताया कि किन किन प्रकारों से भारत की जो धन संपत्ति है इंग्लैंड में एक तरफा हस्तांतरित हो रही है, भारत को कुछ भी प्राप्त नहीं हो रहा। और भारत में जो रहने वाले अंग्रेज हैं वो पूंजीपतियों का लाभ कर रहे हैं और स्थानांतरण दिल्ली कर रहे हैं, मतलब अपने इंग्लैंड में कर रहे हैं। इससे इन्होंने क्या करा, बाद में एक निष्कर्ष निकाला कि जो धन की निकासी से भारतीय व्यवस्था एकदम खोखली होती गई थी। क्यों? क्योंकि भारत का जो राजस्व था, भारत के कच्चे माल थे, किसी सारी चीज़ों से अलग अलग तरीक़ों से भारत से इंग्लैंड में पैसा लेके जा रहे थे, तो भारत में तो खालीपन आना ही था।
तो इसकी वजह से ये विड्रोल जो था दादा भाई नौरोजी, इन्होंने स्पष्ट किया कि इस तरीके से भारत की जो आर्थिक स्थिति है, यानी कि जो भारत की अर्थव्यवस्था है, वो एकदम खोखली होती जा रही है, क्योंकि इससे भारतीयों को कोई लाभ प्राप्त नहीं हो रहा था। ठीक है, आज के लिए व्यवस्था ही है, इसको पढ़िएगा। जो जितने भी आपके प्रीवियस पेपर है वहाँ से व्यवस्था में क्वेश्चन आ रहे होंगे, वो आपके यहाँ से डेफिनेटली सारे सही होंगे, क्योंकि इससे ज़्यादा और कोई क्वेश्चन नहीं पूछे गए और ना ही आ सकते हैं। लेकिन सब पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर कीजिएगा जितना हो सके।